एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उस फसल से भी आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कभी न कभी प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। इस टॉपिक को हम टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल से कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज की जो फसल है वो है जवार, जिसे आप क्या बोलते हो? सोरगम बोलते हो। इसका वानस्पतिक नाम देखिएगा, सोरगम बाइकोलर। अगर आपसे सोरगम का वानस्पतिक नाम पूछ रहे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है सोरगम बाइकोलर और इसके फैमिली जो होती है वो सेम रहेगी, ग्रेमिनिया पोएसी। इसकी जो फैमिली है वो सेम ही रहेगी, ग्रेमिनी। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इसकी ग्रेमिनी की बात करें, अगर इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्पत्ति स्थल होता है अफ्रीका। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? अफ्रीका। और इसके दाने को क्या कहा जाता है? अगर ऐसा पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके दाने को पेनिकल कहा जाता है। इन सब पॉइंट्स के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और इसका जो दाना है वो सेम कैरियोप्सिस। इसका दाना क्या होगा? कैरियोप्सिस। या ये चीजें सारी हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सोरगम के बारे में। तो देखिए, सोरगम की हमने बात करी। अगर आपसे पूछें कि सोरगम को और क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा, इसको मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ कोर्स मिलेट कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसे मोटे अनाजों का दाना राजा कहा जाता है। अब देखिए, इसमें कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसका आंसर है इसमें 72% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 72% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखिए, इसके आगे अगर आपसे सिंपल प्रश्न पूछें कि इसका परीक्षण वार कितना होगा और इसे और क्या कहा जाता है, तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 25 से 30 ग्राम। परीक्षण भार, टेस्ट वेट जिसे कहा जाता है वो कितना होता है? 1000 दानों के भाग को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। वो इसका कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। अब देखिए, सोरगम को और क्या कहा जाता है? आपको याद होगा, सोरगम का एक दूसरा नाम है, सोरगम को हम क्या बोलते हैं? कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। याद होगा आपको इसे। सोरगम को बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, इसे कैमल क्रॉप कहा जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, उस पर प्रश्न बनता है। इसमें विषैला पदार्थ होता है, उस पर प्रश्न बनता है, उसे कहा जाता है SCN। लेकिन वहां पे एग्जाम में ये भी नाम आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। SCN तो सिंपल सबको पता है। SCN के अलावा इसे क्या कहा जाता है? इसे धुरिन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। होता क्या है, जवार की जो पौधे की पत्तियां होती है उसके अंदर ये मिलता है और इसका संश्लेषण बनता कहाँ पे है? जड़ों में। और इकट्ठा कहाँ होता है? पत्तियों में। निर्माण इसका कहाँ होता है? जड़ों में। और ये इकट्ठा कहाँ होता है? संश्लेषण इसका कहाँ होता है? पत्तियों में। ये चीज आप याद रखिएगा, पत्तियों में। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? जड़ों में होता है। और इसे इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो उसका आंसर आप बताएंगे, पत्तियों के अंदर होता है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछें कि इसका जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट क्या होगा, तो इसका जो औसत तापमान है, याद रखिएगा क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, जलवायु और मृदा, तो इसका जो तापमान होता है वो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान उपयुक्त माना गया है। अगर आपसे तापमान पूछे तो उसका आंसर आप क्या बताएंगे? 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्रोथ के लिए पूछे, एग्जैक्ट ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो उसका आंसर है 25 से 30 डिग्री। उचित वृद्धि, तो उसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसकी वृद्धि अच्छी होती है। इसकी जो सीड रेट होती है वो दाने के लिए पूछे तो 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दाने के लिए अगर इसकी सीड रेट पूछे
तो 15 केजी पर हेक्टेयर मान लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको दाने के लिए इसको ग्रो करना है तो उसकी सीड रेट क्या बताएंगे आप, 15 केजी पर हेक्टेयर। वो चारे के लिए पूछे तो इसकी रेंज हो जाएगी 35 से 40। चारे के लिए इसकी रेंज हो जाएगी 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। तो क्या पर्पस है आपका, उसके हिसाब से आप इसकी बीज दर बता सकते हैं। दाने के लिए पूछे तो 15 के आसपास, चारे के लिए पूछे तो 35 से 40 के आसपास। अब देखिए पौधे से पौधे की दूरी इसमें कितनी रखेंगे और कतार से कतार की दूरी कितनी रखेंगे। अगर आपको बाजरे सोरगम के अंदर पौधे से पौधे की दूरी पूछे तो याद रखिएगा इसके अंदर जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो हम रखते हैं कितनी, 12 से 15 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर, और कतार से कतार की दूरी जो रखते हैं वो हम रखते हैं 40 से 45 सेंटीमीटर। ये इनके ऊपर प्रश्न बनता है जो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जब हमने स्पेसिंग की बात करी, स्पेसिंग की बात करने के बाद अगर आपसे पूछें कि इसकी गहराई कितनी होती है, सीड को गहरा कितना बोएंगे, तो उसका आंसर होगा गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर। गहराई, तो गहराई का आंसर आप क्या बताएंगे, 1.5 से 2 सेंटीमीटर हम इसको गहराई में बोएंगे। अब देखिए अगर आपसे फर्टिलाइजर पूछ ले इसमें कि खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक का तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है। खाद और उर्वरक FIM सेम 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। सिंपल है, FIM तो आप यूज करते हो ऑलमोस्ट हर सीरियल क्रॉप के अंदर 10 से 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का पूछ लें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस आप कितना यूज करेंगे, तो उसका आंसर होगा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस। ये याद रखिएगा, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम इसके अंदर फास्फोरस का उपयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या डिमांड के हिसाब से। अगर आपसे इरिगेशन की पूछें तो इरिगेशन अगर आपने इस फसल को रेनी सीजन में लगाया है तो आपको किसी इरिगेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। और समर क्रॉप के अंदर अगर आपको इरिगेट करना है तो समर क्रॉप के अंदर आप 7 से 10 दिन के अंतराल में आप इसमें सिंचाई करते हैं गर्मियों में। अगर गर्मियों में इसको बोया है तो इसकी सिंचाई हम हर 7 से 10 दिन के बाद में करेंगे। अब देखिए अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि जो ज्योमेट्री थी उसके बाद में अगर आपसे पूछे, इसमें एक वर्ड आता है रेटून, अगर आपने सुना होगा। रेटून का मतलब क्या होता है, इस पे प्रश्न बनता है। रेटून एक प्रक्रिया होती है इसमें, रेटूनिंग। रेटून क्या होता है, पहले वर्ष की फसल को जब आपने एक साल में फसल को बोया तो उसके बाद में जब आप उसकी कटाई करते हो तो पहले वर्ष की फसल की कटाई के बाद बचे हुए फसल के अवशेष को, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं उन सारे अवशेषों को जो खेत के अंदर कटाई के बाद बच गए हैं उन सारे अवशेष को अगली फसल के अंदर बीज के हिसाब से उगा दिया जाता है। फसल अवशेष को अगली फसल में बीज के रूप में उगने दिया जाता है, उगने दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटूनिंग। ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे रेटूनिंग का पूछे तो प्रथम वर्ष की फसल की कटाई के बाद खेत में बचे हुए फसल के अवशेष से ही अगली फसल को बीज के रूप में उगने दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटून। कभी कभी इसके अंदर यूज होता है। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे क्रिटिकल स्टेज क्या है सिंचाई की, सिंचाई, तो इसके अंदर सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था जो होती है इरिगेशन की, वो अवस्था होती है सिट्टे निकलते समय, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज। सिट्टे निकलते समय
ये याद रखिएगा आप, निकलते समय। इसको हम बोलते हैं पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज। ये इसकी सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था के अंदर आती है। इसके अलावा भी दाना भरते समय भी आवश्यकता होती है, फ्लैग लीफ स्टेज भी होती है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेज है जो मैंने आपको बताई। अब देखिए इसके अंदर खरपतवार की जब हम बात करते हैं, खरपतवार, तो इसका सबसे प्रमुख खरपतवार है जो आपने सुना होगा वो है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा के ऊपर पहले बात हुई है, क्लोज के अंदर सुना होगा आपने कस्कुटा, लोरेंथस, ओराबेंकी और स्ट्राइगा। तो स्ट्राइगा जो होता है वो अर्ध जड़ परजीवी होता है। याद रखिएगा क्या होता है, अर्ध जड़ परजीवी। इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी रूट पैरासाइट। अर्ध जड़ परजीवी, इसे हम बोलते हैं सेमी रूट पैरासाइट। ये इसका प्रमुख खरपतवार होता है और इसका कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कंट्रोल करते हैं चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार यूज होते हैं, खरपतवार नाशी यूज होते हैं, उसका इसमें उपयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछें कि इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, तो उसका आंसर याद रखिएगा BC9। ये इसकी प्रतिरोधी किस्म है, ये इसकी प्रतिरोधी किस्म है स्ट्राइगा के अगेंस्ट। ये भी आप याद रखिएगा, प्रतिरोधी किस्म पे प्रश्न बनता है। अब देखिए जब हम इसकी उपज की बात करते हैं, तो इसकी जो उपज होती है, उस उपज का मैंने आपको बता दिया था, उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12 से 15% उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए। 12 से 15% उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अब देखिएगा इसके बाद अगर आपको पूछे इसमें और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्या, तो हाइब्रिड अगर आप यूज करते हो तो उसका जो आंसर होगा, हाइब्रिड अगर आप यूज करते हो इसके अंदर हाइब्रिड जवार, तो उसकी जो उपज होगी वो होगी 35 से 40 क्विंटल। संकर जवार, संकर जवार, और एक होती है संकुल, ये आपको बता रखा कंपोजिट संकुल जवार। अगर आपसे संकर जवार की किस यील्ड पूछ ले तो उसका आंसर आप बताएंगे 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। और अगर आपको यहाँ पूछ ले तो इसका आंसर आप बताएंगे 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और यहाँ पूछ ले तो इसका आंसर आप बताएंगे 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज हो सकती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जवार की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आज महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करी है। वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु किस फसल को लेकर थे, वो सब थे जवार को लेकर, जिसे हम कैमल क्रॉप कहते हैं, जिसमें धुरिन पाया जाता है, जिसमें रेटूनिंग होती है। और अगर आपको पूछ रहे हैं इसमें कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, इसका बायो फर्टिलाइजर जो होता है वो है एजेटोबैक्टर। जैव उर्वरक अगर आपको पूछ ले तो उसका आंसर है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर का हम एज ए बायो फर्टिलाइजर हम इसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए इसकी अगर किस्मों की बात करें तो किस्मों की जब हम बात करते हैं, इसकी जो किस्म है सबसे मेन किस्म आप जानते हो, उस किस्म को कहा जाता है CSH। ये आप नाम याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। CSH के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। पहली अगर आपसे पूछे तो सबसे फर्स्ट संकर किस्म थी ये वाली, प्रथम संकर किस्म, तो आप उसका आंसर बताएंगे CSH1 कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। और संकुल किस्मों की बात करें तो संकुल किस्मों में आप यूज करेंगे SPV। ये है इसकी संकुल किस्म, कंपोजिट वेराइटी संकुल किस्म। इसमें नंबर कुछ भी हो सकता है, CSH 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो सब किससे संबंध रखती है, जवार से संबंध रखती है। अगर आपको ऐसा पूछने, मैंने बताया था आपको स्ट्राइगा के अगेंस्ट कौन सी वेराइटी यूज करते हैं, BC9 यूज करते हैं। और चारे के लिए अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा चारे के लिए प्रतापचरी 1090 ये यूज करते हैं हम चारे के लिए। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, चारे के लिए। अगर आप उपचार कर रहे हो तो उसका यूज करेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह से MP चरी भी हो सकता है, हरियाणा चरी भी हो सकता है, ये सब इसी के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। तो देखिए आज इस तरह से हमने
जवार की सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया, जिससे 11-12 में तो प्रश्न बनता ही है। उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जेट, सीयूटी और भी कोई एग्जाम हो, उन सब में प्रश्न बनता है। तो आज हमने इस फसल को बहुत अच्छे से कवर किया। इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।